जय भीम। मैं शालिनी अंबेडकर नामा के इस मंच से एक बार फिर मैं अपने सभी श्रोताओं का इस्तकबाल करती हूँ एक नई पुस्तक, एक नए लेखक के साथ। आज अंबेडकर नामा के इस मंच से जिस पुस्तक का चयन मैंने आप लोगों के लिए किया है वह हूबहू देश के मौजूदा हालात को रिफ्लेक्ट करती है। लेखक का यह दावा है कि इन शॉर्ट स्टोरीज को लिखने की शुरुआत उन्होंने 1976 जो इमरजेंसी का काल था उस समय की थी, लेकिन आज 50 साल बाद न उनमें वो टेम्परामेंट है और ना ही देश के वो हालात हैं जो 50 साल पहले थे। आज के मूड और समय को रिफ्लेक्ट करती हुई उनकी ये प्रतीकात्मक कहानियां हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी अंबेडकर नामा के इस मंच से। मैं बात कर रही हूं असगर वजाहत साहब की शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन कूड़ा समय की। पुस्तक कुछ यूं दिखाई देती है। ये इसका फ्रंट कवर है और ये इसका बैक कवर है। पुस्तक राजपाल से प्रकाशित हुई है और 285 रुपए की है। इस पुस्तक को मैंने इस बार लगे पुस्तक मेला से खरीदा था, लेकिन ये अमेज़न पर भी उपलब्ध है। फ्लिपकार्ट पर है या नहीं ये मैंने चेक नहीं किया, वो आप कर लीजिएगा। हर बार की तरह पुस्तक की शुरुआत हम इसके बैक कवर से करेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम। मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। ये छोटी कहानी अपने अर्थ और संदर्भ में छोटी नहीं है, मतलब दिखने में ये छोटी जरूर है, लेकिन इनकी मारक क्षमता जो है वो मुकम्मल है। 1976 में देश में इमरजेंसी के समय असगर वजाहत ने छोटी प्रतीकात्मक कहानियां लिखनी शुरू की और कोशिश रही कि शैली एक सी न हो। कहीं पे पंचतंत्र की कहानियों जैसी लगे, कहीं वे आधुनिक मुहावरों में हो, कहीं केवल संवादों में हो, कहीं अमूर्तन हो तो कहीं सूफी परंपरा की कहानियों जैसी हों। ये छोटी कहानियां अपने अर्थ और संदर्भ में छोटी नहीं थी। लेखक का मानना है कि आज लोगों के दिमाग में धर्म, जाति, देश एकाधिकारवाद मतलब पूरे देश को कंट्रोल में करने की भावना, घृणा और नफरत का ऐसा कूड़ा भरा जा रहा है जिसके कारण चारों तरफ बढ़ती हिंसा देखने को मिलती है। कूड़े को हटाने की कोशिश कूड़ा पहचानने से शुरू होती है। कूड़ा समय इस दिशा में एक बहुत छोटी सी कोशिश है। सबसे अहम बात तो यह है कि हम कूड़े को कूड़ा कहना शुरू करें, तब जाके इस कूड़े को साफ करने के उपाय भी ढूंढेंगे। असगर वजाहत कहानी के अतिरिक्त उपन्यास, आख्यान, नाटक, फिल्म पटकथा के लिए भी जाने जाते हैं। 2022 में उनके नाटक महाबली को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनकी अन्य लोकप्रिय पुस्तकें हैं बाकरगंज के सैयद, सबसे सस्ता गोश्त, सफाई गंदा काम है, जिस लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, godse@gaandhi.com, भीड़ तंत्र, अतीत का दरवाजा, स्वर्ग में 5 दिन और महाबली। पुस्तक अंदर से इस तरह दिखती है। सबसे पहले जो है क्रम है कहानियों का और इसमें 37 शॉर्ट स्टोरीज हैं, मैंने काउंट करी हैं। और सबसे पहले आती है भूमिका। आज हम सिर्फ इस भूमिका को ही लेंगे। भूमिका राजनीतिक दास्तां से बड़ी होती है सांस्कृतिक दास्तां। साम्राज्यवादी शासन राजनीति और आर्थिक रूप से अधिकार जमाने के बाद सांस्कृतिक रूप से भी अपने अधीन देशों पर अधिकार जमाता है। वह सांस्कृतिक गुलामी का राजनीतिक गुलामी से ज्यादा महत्व मानता है, क्योंकि समय के साथ साथ राजनीतिक गुलामी खत्म हो जाती है, पर सांस्कृतिक गुलामी को खत्म करना सरल नहीं होता। तो यहाँ पर इन्होंने देश का सहारा लिया है कि एक देश दूसरे देश पर जब एकाधिकार करता है तो सांस्कृतिक रूप से भी करता है, लेकिन भारत इकलौता ऐसा देश है जहां अपने देशवासी स्वयं के देशवासियों के ऊपर ही सांस्कृतिक गुलामी थोपते हैं और ये गुलामी जाति के रूप में है। हमने देखा किस तरीके से राजनीतिक और आर्थिक रूप से समानता होने के बावजूद भी सांस्कृतिक रूप से समानता अब भी नहीं आई है और देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति कोविंद और मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं सांस्कृतिक गुलामी के।
अंग्रेजों ने अपनी सांस्कृतिक गुलामी में भारत को पूरी तरह जकड़ लिया था। 19वीं शताब्दी एक हद तक सांस्कृतिक युद्ध की शताब्दी थी, जिसमें पश्चिमी और पूर्वी संस्कृतियों के बीच संघर्ष दिखाई पड़ता है। लेकिन 20वीं सदी में भारतीय संस्कृति पूरी तरह परास्त होती नजर आती है। वास्तुकला, रहन सहन, शिक्षा पद्धति, राजभाषा, साहित्य और कला के क्षेत्र में पश्चिम का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि उसने देशज ज्ञान परंपरा को बिल्कुल किनारे कर दिया है। साहित्य के क्षेत्र में भी यही हुआ था। क्या प्रेमचंद ने पहले भारत में कोई कहानी न थी? क्या कथाएं, दास्तानें, मौखिक परंपरा की कहानी, जातक कथाएं, बोध कथाएं आदि न थी? कहने का मतलब यह है कि प्रेमचंद की कहानियों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है हिंदी कहानियों में, लेकिन उससे पहले भी कहानियां थी। यदि ये हजारों साल पुरानी थी तो वह 20वीं शताब्दी में कहां चली गई? कहीं नहीं गई थी। ये परंपरा समाज में थी। ये बात दूसरी है कि आखिरी सांसें ले रही थी। हिंदुस्तान पर यूरोप का प्रभाव इतना तेज और गहरा हो गया था कि उसने साहित्य को भी नहीं छोड़ा था। पश्चिमी काव्य रूप से कहानी के यूरोपीय स्वरूप तेजी से सर्वमान्य हो रहा था। प्रेमचंद भी उससे अछूते न थे। प्रेमचंद की पहले कहानी संग्रह दुनिया का अनमोल रत्न, जो उर्दू में लिखा और छपा था, बड़ी हद तक उर्दू की दास्तान शैली के प्रभाव में था। उसकी भाषा और विवरणात्मकता पर यह प्रभाव साफ देखा जा सकता है, लेकिन बाद की कहानियों में यह प्रभाव धीरे धीरे गायब होता दिखाई देता है। इसका कारण क्या हो सकता है? क्या प्रेमचंद को परंपरा और आधुनिक भावबोध में कुछ अंतर विरोध दिखाई पड़ने लगा था? क्या वे ये समझ रहे थे कि वर्तमान यथार्थ को प्राचीन शैली के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता? क्या वे कहानी के यूरोपीय स्वरूप से इतने प्रभावित हो गए थे कि परंपरा से नाता तोड़ बैठे थे? आमतौर पर आधुनिकता का सम्मिश्रण बहुत जोखिम भरा काम है। आमतौर पर ये कार्य और विषय वस्तु एक दूसरे से इतना घुल मिल जाते हैं कि उनको अलग करना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए उर्दू गजल के संदर्भ में ये चुनौती मोहम्मद इकबाल और फैज अहमद फैज ने स्वीकार की थी। प्रेमचंद ने सीधे सीधे पश्चिमी शिल्प को स्वीकार कर लिया। उनकी कहानियों में वे सब तत्व हैं जो उस समय पाश्चात्य कहानी के मूल तत्व माने जाते थे, जबकि हिंदुस्तानी परंपरा की कहानी के मूल तत्व दूसरे थे। प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी उसी दिशा में आगे बढ़ती रही जिधर प्रेमचंद ले गए थे। यहाँ तात्पर्य कहानी के कार्य से है। प्रेमचंद ही नहीं, देश की अधिकतर भाषाओं की कहानी यूरोपीय शिल्प की कहानियां बन चुकी थी। बहुत महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य यह है कि हिंदी की पहली कहानी एक टोकरी भर मिट्टी 1901 एल माधव राव सप्रेम 1871 से 1920 भारतीय परंपरा से जुड़ी थी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पॉज लेना चाहूंगी। एमए करने के दौरान जहां तक मैंने हिंदी गद्य पढ़ा है, हिंदी कहानी में जिसे हिंदी की सबसे पहली कहानी कही गई है वो है इंशा अल्लाह खां इंशा की लिखी कहानी रानी केतकी की कथा। कुछ लोग इसे उर्दू की सबसे पहली कथा भी बताते हैं, लेकिन एमए में 2003 या 4 की बात है जब मैंने एमए किया था, उस वक्त सिलेबस में इसे ही हिंदी की सबसे पहली कहानी लिखा गया था, कोट किया गया था। आज के सिलेबस में ये है या नहीं ये मैं कह नहीं सकती, लेकिन मेरे पास अपनी गद्य पुस्तक आज भी मौजूद है एमए करने के दौरान जो मैंने खरीदी थी। उसको ढूंढकर अगले एपिसोड में मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को दिखा सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो यह कि कहानी मौखिक परंपरा से जुड़ी हुई है। मतलब ये कि कहानी सुनकर किसी को सुनाई जा सकती है। कथानक इतना महत्वपूर्ण है कि कहानी में दूसरे तत्वों का कोई महत्व नहीं रह जाता। दूसरी बात यह है कि कहानी में कविता के उपादानों का प्रयोग किया गया है। टोकरी भर मिट्टी प्रतीक बन जाती है। भारतीय कहानी के तत्वों में प्रतीकात्मकता तथा कहानी के अन्य उपादानों का प्रयोग होता है। जातक कथाएं तथा इसी प्रकार की अन्य कथाएं यथार्थ को प्रतीकों और उपमाओं के माध्यम से व्यक्त करती हैं। मतलब तरह तरह के एग्जाम्पल्स को कोट करती हुई सोसाइटी का रिफ्लेक्शन शो करती हैं ये कहानियां, जातक कथाएं। कारण स्पष्ट है कि हमारे समाज में कविताओं का इतना महत्व है कि उसमें गद्य भी प्रभावित हुआ है। बिल्कुल, यदि आप पहले के कहानियां सुने, जो पहले के नाटक थे वो काव्य शैली में हुआ करते थे। गीत गोविंदम जयदेव का वो काव्य शैली में है। रामायण
की बहुत सारी चौपाइयाँ जो हैं वो काव्य शैली में हैं। मुझे याद है जब मेरी मम्मी सुंदरकांड का पाठ करती थी तो वह चौपाइयाँ पढ़ती थी और वो उसको गाते हुए ही पढ़ती थी पूरे इंसिडेंट्स को। और आधुनिक काल में जो है अंधा युग काव्य नाटक है धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ, जो बहुत बेहतरीन है, उसे जरूर पढ़ना चाहिए। महाभारत के 18वें दिन का जिक्र उसमें है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर हिंदी उर्दू के कहानीकार की तरह मेरी ट्रेनिंग भी पाश्चात्य कहानी के तत्वों के आधार पर हुई थी। मतलब कहानी में कथानक होता है, पात्र होता है, घटनाएं होती हैं, संवाद होते हैं, पात्रों का विकास होता है और उद्देश्य होता है और चरम उत्कर्ष होता है। तो हिंदी में हमारी टीचर ने इसे कपास व भाऊ का फॉर्मूले के रूप में बताया था। क से कथानक, पा से पात्र, स से संवाद और व से वातावरण, भा से भाषा शैली और ऊ से उद्देश्य। कपास व भाऊ कहकर उन्होंने हमें इसे रटाया था ताकि हम भूल ना जाएं। ये सब मन में रहता है या कहानियां पढ़कर ऐसा नजरिया बन जाता है जिसका पता कभी कभी लिखने वाले को भी नहीं होता। कहानी का यूरोपीय ढांचा भी पिछले 50-60 साल में बदला, टूटा और नया बना है, लेकिन यह परिवर्तन बुनियादी तत्वों के अनुपात में ही आया है। मैंने जब कहानी लिखनी शुरू की 1963-64, तब जाने अनजाने मेरे दिमाग में भी कहानी का यूरोपीय स्वरूप था, लेकिन पता नहीं कैसे मैंने जो पहली कहानी लिखी वह बिक गई। वह केवल संवादों पर आधारित थी। बाद की बचकाना कहानियों में वही यूरोपीय ढांचा था। वह सब वैसे ही चलता रहा। अगर 1976 में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी न लग जाती, अखबारों पत्रिकाओं पर सेंसर न लग जाता, विरोध में बोलने और लिखने वालों को जेल में न ठूंसा जाता। अपने छात्र जीवन में ही मैं सीपीएम के साथ जुड़ा हुआ था। कभी मेंबर हुआ करता था, कभी पार्टी के टिकट पर चुंगी का चुनाव भी लड़ा था। लेकिन ये राजनीतिक सक्रियता जल्दी ही खत्म हो गई थी। पर सीपीएम को ये सही वामपंथी पार्टी मानता था। इमरजेंसी में सीपीआई कांग्रेस और इमरजेंसी को सपोर्ट कर रही थी। मेरे एक सीपीआई के मित्र रोज सुबह मेरे पास आ जाते और इमरजेंसी की प्रशंसा करते, जबकि उन्हें मालूम था कि मैं इमरजेंसी के खिलाफ हूं। वे चाहते थे कि मैं खुलकर इमरजेंसी के खिलाफ बोलूं ताकि उस पर कोई कार्यवाही हो सके, या वे मुझे घेरने या दुविधा में डालने का मजा लेना चाहते थे। वे वहां रोज आ जाते थे और परेशान करते थे। एक दिन मेरे मन में न जाने क्या आया, मैंने तानाशाही के विरोध में कुछ प्रतीकात्मक छोटी कहानियां लिखी। वे आए तो उन्हें सुना दी। वे समझ तो गए पर कुछ कह ना सके, क्योंकि कहानियां प्रतीकात्मक थीं और उनसे कई अर्थ ग्रहण किए जा सकते थे। कहानियां सुनकर वे चले गए और फिर नहीं आए। उस समय मैं छोटी प्रतीकात्मक कहानियां भी लिखने लगा, पर कोशिश ये रही कि शैली एक सी न हो। कहीं पंचतंत्र की कहानियां लगे, कहीं वे आधुनिक मुहावरों में हो, कहीं केवल संवाद में हो, कहीं अमूर्तन ही हो, कहीं सूफी परंपरा की कहानियों जैसी लगे। ये छोटी छोटी कहानियां अपने अर्थ और संदर्भ में छोटी नहीं थी, इसलिए मैं इन्हें छोटी कहानियां लघु कथा कहना पसंद नहीं करता, क्योंकि इसकी जो मारक क्षमता है वो बहुत ज्यादा और गहरी है। इसलिए ये छोटी होते हुए भी, वो आपने दोहा सुना होगा ना, देखन में छोटे लगें लेकिन भाव करें गंभीर। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगें लेकिन भाव करें गंभीर। ये कहानियां भी बस वैसी ही सतसई के दोहों की तरह हैं। इस तरह की कहानियां लिखते लिखते अब हाथ और मन बिगड़ गया है। मैं अब वैसी कहानियां नहीं लिख सकता जैसे 30-35 साल पहले लिखता था। फिर यह ध्यान भी आता है कि साहित्य की हर विधा बदलती है, कहानी क्यों ना बदले। लेकिन इस तरह की कहानियां लिखकर मैंने खतरा मोल लिया है, क्योंकि अब भी हिंदी के कुछ आलोचक, कहानीकार और पाठक कहानी की उसी परिभाषा को स्वीकार करते हैं जो प्रेमचंद और पूर्ववर्ती लेखकों ने स्थापित कर दी थी। बहुत से आलोचक और कहानीकारकों ने तो मुझे कहानीकारों की बिरादरी से बाहर कर दिया। वे मुझे केवल नाटककार मानते हैं, लेकिन पाठकों का बड़ा प्यार मिला है। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको इन कहानियों से प्रेम हो जाएगा, ये मेरा दावा है। 50 साल पहले ये नहीं सोचा था कि दुनिया इतनी बदल जाएगी, अच्छाई की तरफ नहीं बुराई की तरफ। ये आशा नहीं थी कि पूरी दुनिया जो दूसरे विश्व युद्ध के भयानक परिणामों और राष्ट्रवाद के मानव विरोधी परिणति देख चुकी है, फिर से युद्ध और राष्ट्रवाद के चुंगल में फंस जाएगी। और जो हमने पिछली पुस्तक पढ़ी थी
शमसुल इस्लाम जी की गोलवरकर की हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा एक आलोचनात्मक समीक्षा, उसमें हमने राष्ट्रवाद का क्या अंजाम हुआ वो भी देखा था। हालांकि गोलवरकर ये नहीं जानते थे 1939 में इस पुस्तक को लिखते वक्त कि इतनी जल्दी राष्ट्रवाद जो है वो धराशाही हो जाएगा और उनकी जो आकांक्षाएं हैं राष्ट्रवाद को लेकर वो भी चकनाचूर हो जाएंगी। आज देश और विदेश दोनों गहरी निराशा के विषय बन गए हैं। देश, धर्म, रंग, नस्ल, जाति के नाम पर जितनी हिंसा हो रही है, जितनी सामूहिक हत्याएं की जा रही हैं, जितना घृणा का वातावरण बना दिया गया है, ये बर्बर युग की याद ताजा करता है। ये दिमाग में भरा गया कूड़ा है। सत्ता प्राप्त करने के लिए सदा से ही दिमागों में कूड़ा भरा जाता रहा है, पर आश्चर्य की बात है कि आज भी यही हो रहा है। तो यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी की कहानी संग्रह आवारा भीड़ के खतरे मैंने पढ़ा था, जो राजनीतिक व्यंग्य लेख थे उनके, उसको भी आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और मौजूदा हालात पर उन सब चीज़ों को रख कर देख सकते हैं। नेहरू की कार्यशैली उससे पता कर सकते हैं। इंदिरा गांधी का क्या रुतबा था उसमें रिफ्लेक्ट होता है। आवारा भीड़ के खतरे जो कहानी संग्रह है या राजनीतिक लेख हैं व्यंग्यात्मक शैली के लिखे हुए हरिशंकर परसाई जी के, उसको भी आप प्लेलिस्ट में जरूर चेक कीजिए, हो सके तो सुनिए भी। अंतरिक्ष में कूड़ा है, समुद्र में कूड़ा है, धरती पर कूड़ा है। इस कूड़े को साफ करने में बहुत समय और साधन लग जाएंगे, लेकिन जब तक सत्ता और मुनाफे के लिए होड़ चल रही है तब तक इस काम की आशा कम ही है। बाहरी कूड़े से बड़ी समस्या उस कूड़े की है जो आदमी के दिमाग में भर दिया गया है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम जो है वो अपने दिमाग के जाले हटाना होता है। ये धर्मांधता का कूड़ा है, धर्म के नाम पर नफरत का कूड़ा है, धर्म के नाम पर हत्याएं करने का कूड़ा है, जातिवाद का कूड़ा है, अपने आप को श्रेष्ठ समझने का कूड़ा है, दूसरों को हेय समझने का कूड़ा है, एकाधिकारवाद और तानाशाही का कूड़ा है, एक रूपता स्थापित करने का कूड़ा है। इसे साफ करने में ना जाने कितना समय लग जाएगा और ना जाने कितना खून बह जाएगा। कूड़े को हटाने की मामूली सी कोशिश भी कूड़े को पहचानने से शुरू होती है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि कूड़े को कूड़ा कहना सबसे पहले हमें शुरू करना होगा, तब जाकर हम इसको साफ करने की तरफ एक कदम बढ़ेंगे। तो ये कथा बहुत छोटी सी कोशिश है कूड़ा समय को रेखांकित करने की। अजगर वजाहत, मुंबई, 6 मई 2023। तो यहाँ पर इसकी ये भूमिका समाप्त होती है और अगले एपिसोड से हम इसका सिलसिलेवार पाठन करेंगे। बहुत छोटी छोटी प्रतीकात्मक कहानियां हैं, तो एपिसोड में हो सकता है कभी 3 से 4 कहानियां भी मैं एक साथ पढ़ दूं। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक इंतजार कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भीम।